गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है दादा भाई नारोजी एक समाज सुधारक के रूप में। हमने दादा भाई नारोजी के राजनैतिक विचार, आर्थिक विचार और धन की निकासी का सिद्धांत पढ़ लिया। तो दादा भाई नारोजी जो है एक अर्थशास्त्री होने के साथ साथ, एक राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक अच्छे समाज सुधारक भी थे। उन्होंने मतलब एक महान व्यक्ति जो होते हैं ना, उनके लगभग सब हर तरह के विचार मिल जाते हैं। महान व्यक्तियों की जो सोच होती है वो राजनीतिक भी होती है, आर्थिक विचारों से रिलेटेड या धार्मिक है या सामाजिक है, उनके हर तरह के विचार हमें मिल जाते हैं। और इसी प्रकार समाज सुधार की दिशा में ये दादा भाई नारोजी का भी काफ़ी योगदान रहा। तो उसका सबसे फर्स्ट है हमारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पर बल। दादा भाई नारोजी के पिता का निधन उस समय हो गया था जब वह 4 वर्ष की आयु के थे। उनके माता पिता दोनों ही निर्धन थे। अतः पिता की मृत्यु के पश्चात माता ने उन्हें एक ऐसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जहां शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य थी। गरीबी के कारण वो मतलब महंगे स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते थे, तो निःशुल्क और अनिवार्य स्कूल जहां था वहां उसको एडमिशन दिलवा दिया। यदि उस समय दादा भाई को ऐसे स्कूल में जाने का अवसर न मिलता तो शायद वह शिक्षा ग्रहण ही नहीं कर पाते। भी ऐसा जो स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य भी हो, ऐसा ना होता तो शायद वो फिर रह ही जाता पैसे की कमी में, और भारतीय राजनीति के उस सत्र को न प्राप्त कर पाते जो सत्र उन्होंने प्राप्त किया था। इतने ऊंचे महान अर्थशास्त्री या दार्शनिक वो नहीं हो पाते जितने आज उनको हम गिनते हैं। इसी आधार पर उन्होंने अपने सामाजिक विचारों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया था ताकि गरीब व जरूरतमंद बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसकी व्यवस्था के लिए उन्होंने न केवल भारत में ही अपितु ब्रिटेन में भी प्रयास किए थे कि गरीब क्यों, उन्होंने नज़दीक से देखा था गरीबी को, और नज़दीक से देखने के कारण उनको पता था कि एक गरीब बच्चा कैसे समस्या फेस करता है एजुकेशन के मामले में। तो इसलिए उन्होंने हमेशा इस बात को वो किया था कि निःशुल्क और अनिवार्य एजुकेशन जो है हमारी होनी चाहिए। स्त्री शिक्षा पर बल। दादा भाई नारोजी ने जब एक शिक्षक के रूप में अपना जीवन आरंभ किया तो उन्होंने स्त्रियों की दयनीय स्थिति के लिए उनके अशिक्षित होने को उत्तरदायी ठहराते हुए स्त्री शिक्षा पर बल दिया था। भी औरत जब अशिक्षित है, उसको नॉलेज नहीं है अपने अधिकारों की, कैसे उसको रहना है, कोई उसके ऊपर शोषण करता रहे, अत्याचार करता रहे, वो आवाज़ नहीं उठाएगी। अगर पढ़ी लिखी औरत होगी तो उसको पता है वो कमाई बीगी, बराबर का अधिकार भी मांगेगी। तो अनपढ़ होने के कारण औरत को जो है काफ़ी शोषण का शिकार होना पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल दिया था। उन्होंने महसूस किया कि बम्बई में स्त्री शिक्षा संस्थान नाम मात्र को भी नहीं थी, जिसके कारण माता पिता इच्छुक होकर भी अपनी लड़कियों को शिक्षा प्राप्त हेतु नहीं भेजते थे। भी एजुकेशन के लिए सेंटर ही नहीं थे, औरत लड़कियों के लिए स्कूल ही नहीं थे, तो भेजे का ऐसे कोई शिक्षण संस्थान नहीं थे जो लड़कियों को एजुकेशन देते हो। उन्होंने गुजराती ज्ञान प्रकाशक मंडली की स्थापना की और उसके सभापति बने थे। उस संस्था का मुख्य कार्य लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना था, जिसमें वह काफ़ी सीमा तक सफल भी रहे थे। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दादा भाई ने कुछ कन्या विद्यालयों की शुरुआत भी की थी। उनमें से एक विद्यालय का कार्यभार उन्होंने स्वयं संभाला हुआ था। उन्होंने अपने निजी प्रयत्नों से स्त्री शिक्षा की ओर जो कदम उठाया उसमें उन्हें निरंतर सफलता मिलती चली गई। भी काफ़ी ये इन्होंने सोचा नहीं, स्कूल भी खोल ले, खुद कार्यभार भी संभाला ताकि स्त्रियों को एजुकेटेड किया जा सके। स्त्रियों की शिक्षा में सुधार होगा तभी तो वो अपने अधिकारों के लिए जागरूक होंगे और उनका शोषण बंद होगा। नेक्स्ट है हमारा समाज सुधार पर बल। दादा भाई नारोजी ने तत्कालीन समाज में विद्यमान कुरीतियों और अंधविश्वासों पर प्रबल विरोध किया था। भी जो हमारे जो अंधविश्वास है, मूर्ति पूजा है या जो कुरीतियाँ हैं प्राचीन रूढ़िवादी, उनको अंधविश्वास के कारण मानते आ रहे हैं, उनके पीछे कोई तर्क नहीं है, कोई बात नहीं है। तो उन्होंने स्वयं को केवल शिक्षण कार्यों तक ही सीमित नहीं रखा था। भी केवल एजुकेशन के मामले में ही उन्होंने अपना ध्यान नहीं दिया, उन्होंने साथ में समाज में जो बुराइयां हैं, जो अंधविश्वास फैला हुआ है, उनकी ओर भी अपना ध्यान दिया था। अभी तो उन्होंने विभिन्न तरह के अन्य समाज सुधारों को भी समय समय पर आवाज़ उठाते रहे थे भी, और जो बुराइयां थी समाज में उनको भी दूर करना है। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह, बेमेल विवाह, नशा विरोधी, जाति पाति, सांप्रदायिक भावनाओं आदि का जहां कड़ा विरोध किया, वहीं समाज में प्रचलित अंधविश्वास व आडंबरों की भी कड़ी आलोचना की थी। जो भाई आडंबर करते हैं ना, दिखावा करते हैं, मूर्ति पूजा का लगा लो या हम किसी उसमें लगे रहते हैं जिसका कोई औचित्य ही नहीं होता, तो उनका काफ़ी विरोध किया था। उनका विचार था कि भारतीय समाज में जो भी आडंबर व अंधविश्वास विद्यमान है उनका मुख्य कारण शिक्षा का अभाव है। भाई एजुकेशन आएगी, लोग जागरूक होंगे, उन्हें नॉलेज होगी कि इन सब बातों के पीछे कोई फ़ायदा नहीं है, पढ़ेंगे लिखेंगे, अपने अधिकारों के लिए जागरूक होंगे, अपना रोजगार करेंगे या नौकरी करेंगे, देश के समाज के उत्थान में अपना योगदान देंगे।
जब तक भारतीय शिक्षित नहीं होते तब तक समाज सुधारों को व्यवहारिक तौर पर लागू नहीं किया जा सकता। उन्हें समाज में सामाजिक सुधारों को गति देने के लिए रास्ता गुफ्तार नामक एक समाचार पत्र भी निकाला था। ये भी अंडरलाइन कर लेते हैं, तो इसको मतलब 1 नंबर के हिसाब से याद करना है कि ये ऑप्शन में आ सकता है। ऑप्शन दे देंगे 4, उसमें आपसे पूछ लेंगे कि कैसा समाचार पत्र का नाम क्या था उनके का। तो रास्ता गुफ्तार ये उनका एक समाचार पत्र था जो सामाजिक सुधारों को गति देने के लिए इसमें वो अपने विचार छपवाते थे। नेक्स्ट है नैतिकता का आदर्श। दादा भाई नारोजी की मान्यताएं स्पष्ट, सात्विक एवं उच्च आदर्श थे। वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह व्यक्तिगत हो, सामाजिक और राजनीतिक, नैतिकता को सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक मानते थे। प्रत्येक व्यक्ति के कार्य निश्चित हैं और उन्हें अपने निर्धारित कार्यों को पूर्ण करने में नैतिकता को सामने रखना चाहिए। नैतिक मूल्य तुम समझते हो ना, नैतिक मूल्य क्या होते हैं एक आदर्श जीवन में? तो कहता है चाहे आप अकेले हो अपने जीवन में, या समाज में कोई कर्तव्य निभा रहे हो, या राजनीति में कोई कर्तव्य निभा रहे हो, तो सबसे पहले अपने नैतिकता के गुण को मत भूलना। नैतिकता के रास्ते पर चलते हुए अपने दूसरे हर कर्तव्य को आपको निभाना है। इसी तरह सरकार के विषय में भी उनका स्पष्ट मत था कि वह नैतिकता के बिना शिथिल नहीं रह सकती। शस्त्र बल या पशु बल से साम्राज्य का निर्माण चाहे कर लिया जाए, परंतु उसमें स्थायित्व तभी शामिल हो सकता है यदि वह नैतिक शक्तियों के सहारे ही रहता हो। भी जबरदस्ती कब तक कर सकते हैं? जैसे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शोषण किया, अत्याचार किए, पशु बल अपनाया, करते थे ना, लेकिन कितने लंबे टाइम तक? तो एक जो शासक होता है वो नैतिकता के नियमों के सहारे ही अपना लंबा स्थायी शासन कर सकता है। पशु बल से या शस्त्र बल से किसी भी शासन को लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि क्रांतियां होंगी, आंदोलन होंगे खिलाफ में, और एक दिन तख्ता पलट होगा। तो इसलिए कहते थे कि हमेशा नैतिकता का आदर्श हमारे सामने होना चाहिए। नैतिक बल ही शाश्वत है, शाश्वत हमेशा रहने वाला, जबकि पशु बल नाशवान है, एक न एक दिन इसका नष्ट होना अवश्य होता है जो पाशविक शक्तियों को अपनाते हैं। इसलिए उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों में संवैधानिक संसाधनों के प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया था। भी जो संविधान में संशोधन दिए गए हैं, अगर हमें किसी चीज़ का विरोध भी करना है तो संविधान के दायरे में रहकर, नैतिकता के दायरे में रहकर करना है। नेक्स्ट है भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के जनक। दादा भाई नारोजी को भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। ये आपने 2 क्वेश्चन हमने स्पेशल उनके आर्थिक उसके विचारों के ऊपर ही किए हैं, धन की निकासी का और आर्थिक विचार, तो इससे यहाँ तुम आसानी से लिख सकते हैं उनके आर्थिक विचारों को। नेक्स्ट ही देखेंगे हम। भारतीयों की अक्षमता में विश्वास। दादा भाई नारोजी को भारत की अक्षमता में पूर्ण विश्वास था। उनका मत था कि यदि अंग्रेजों की तरह भारतीयों को भी पूर्ण प्रशिक्षण एवं अवसर प्रदान किए जाए तो वह भी अंग्रेजों या यूरोपियन नागरिकों की तरह कार्य कर सकते हैं। भी इनको इतनी एजुकेशन देते थे अंग्रेज हमें कि हम कलरक के रूप में तैयार हो जाएं, उच्च पदों पर जो जहाँ अधिक योग्यता की जरूरत होती थी, अधिक सक्षमता की जरूरत होती थी, वो भारतीयों को इसके योग्य नहीं मानते थे। वो भारतीयों को ऐसा ही मानते कि कागजी कार्रवाई, फाइल पीटे जाए, भी कलरक के रूप में बने रही। तो लेकिन दादा भाई नारोजी को अपने भारतीयों की अक्षमता पर, योग्यता पर पूरा विश्वास था कि वो ब्रिटेन और यूरोप वासियों की तरह किसी भी कार्य को, हर कार्य को करने में सक्षम है। कमी नहीं हमारे यहाँ योग्यता की। दादा भाई ने अपनी 95 पृष्ठीय पुस्तक भारत में भारतीय कर्मचारियों की कार्यक्षमता के प्रमाण में उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि शासन के विभिन्न विभागों में अलग अलग छोटे बड़े पदों पर नियुक्त कर्मचारियों ने अपनी योग्यता और निष्ठा से काम करके यह सिद्ध कर दिया है। भी जितने भी कर्मचारी थे ना, वे छोटे बड़े कुछ पदों पर लगा रखे थे, हमारे जो भी भारतीय कर्मचारी थे, तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया था कि हम किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, हर क्षेत्र में हम अपनी अच्छी भूमिका निभा सकते हैं, कि वह अक्षमता में किसी भी अन्य देश के नागरिकों से कम नहीं है। इसमें भारतीयों की अक्षमताओं के संदर्भ में अनेकों विद्वानों के विचार अंकित थे। जो ये पुस्तक थी ना 95 पृष्ठीय में, इसमें एक अकेले इसके दादा भाई नारोजी के नहीं, अनेकों विद्वानों ने अपने विचार दिए थे कि हम भारतीय जो हैं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। दादा भाई के शब्दों में भारत की असैनिक सेवाओं में भारतीयों को शामिल न करना, जो भारतीय की असैनिक सेवाएं हैं उनमें भारतीयों को शामिल न करना, ये गलत था कि हम जो है भारतीयों को किसी भी क्षेत्र में शामिल नहीं किया जा रहा। इसके लिए मतलब ये क्या कहते हैं कि वैसा ही होगा जैसा ब्रिटेन की सैनिक सेवाओं में अंग्रेजों की भर्ती न करना। भी ब्रिटेन में सेवाएं दे रहे हैं, भर्ती कर रहे हैं, और वहाँ ब्रिटेन वासियों को शामिल नहीं किया जा रहा, तो ये गलत है ना। ब्रिटेन वासियों को शामिल किया जाना चाहिए। तो इसी प्रकार अगर भारत में भर्ती हो रही है और भारतीयों को शामिल न करना तो गलत है ना, भारतीयों को भी इसमें मौका मिलना चाहिए। अतः भारतीयों को भारत की असैनिक सेवाओं में अंग्रेजों के समान ही अधिकार मिलना चाहिए। भारतीयों को उच्च पदों पर आने से रोकने वाले कानून और नीतियों में शीघ्रता से बदलाव लाना चाहिए। भारतीयों को अधीनस्थ पदों तक ही सीमित रखने की ब्रिटिश शासन की नीतियों की यह आलोचना करते हैं।
भाई भारतीयों को तो केवल निचले पदों पर अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं ना, सी या डी ग्रेड की नौकरी, उनके ऊपर ही मतलब उनको नौकरी दी जाए, उच्च पदों पर नहीं। जो फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास ऑफिसर होते हैं वहाँ तक वो नहीं पहुँचते थे, भारतीयों को नहीं ले जाते थे। कहीं इनको अच्छी नॉलेज मिल जाए और ये हमारे खिलाफ ही तख्ता पलट ना कर दें। वो तो एक न एक दिन होना ही था क्रांति आंदोलन। तो दादा भाई नारोजी चाहते थे कि भारतीयों को अधीनस्थ पदों तक सीमित न रखकर उच्च पदों तक भी ले जाया जाए। श्रमिक वर्ग की स्थिति में सुधार संबंधी विचार। दादा भाई नारोजी श्रमिक वर्ग के प्रति काफ़ी सहानुभूति रखते थे, इसलिए श्रमिक उनको काफ़ी पसंद करते थे ना। पीछे हमने पढ़ा था श्रमिकों के जो शोषण होते थे उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। विलियम वेडरबर्न ने एक बार उनके श्रमिक प्रेम के विषय में कहा था कि काम से सदन में वह इतने नज़दीक किसी अन्य वर्ग के नहीं थे जितने कि वह श्रमिक वर्ग के नज़दीक थे। ये काम से सदन है, जैसे अपने यहाँ लोकसभा राज्यसभा संसद के 2 सदन, वहाँ ब्रिटेन में भी लॉर्ड सभा और कॉमन सभा, उनकी संसद के 2 सदन हैं, एक कॉमन सभा है, एक लॉर्ड सभा है। तो कॉमन सभा में ये हमेशा अपना भाषण देते थे और भाषण में वहाँ हमेशा श्रमिकों के उत्थान की बात करते थे। तो इस बात को विलियम वेडरबर्न ने माना था कि जितने ये श्रमिक वर्ग के नज़दीक थे इतने किसी और के नज़दीक नहीं थे। मतलब श्रमिक वर्ग को संबोधित करते हुए एक बार दादा भाई ने कहा था कि यदि मैं उत्तरी लेम्थ क्षेत्र से निर्वाचित हो जाता हूं तो मैं एक अतिरिक्त श्रमिक सदस्य रहूंगा। ब्रिटिश उद्योगवाद के प्रति उन्होंने गहरी रुचि व ज्ञान था, क्योंकि वो ब्रिटेन में रहते थे और वहाँ इलेक्शन लड़ते थे, MP MLA बनते थे वहाँ के, तो इसलिए उनकी गहरी रुचि और ज्ञान था उद्योगवाद में। वहाँ रह के उन्होंने भी कैसे उन्नति की है और श्रम की मान्यता व रक्षा हेतु उन्होंने औद्योगिक आयुक्तों के न्यायालयों की स्थापना की एक योजना बनाई थी। बिन की अन्याय होता है, जो शोषण होता है, उसको कैसे रक्षा की जा सकती है, इसलिए श्रमिकों के न्यायालय होने चाहिए औद्योगिक आयुक्तों के। उन्होंने श्रमिकों के लिए पेंशन योजना और वृद्ध व्यवस्था पेंशन योजना का भी आरंभ की थी। एम्स्टर्डम में आयोजित हुए, ये पीछे भी पढ़ा था हमने कि एक सम्मेलन हुआ था, उसमें इन्होंने श्रमिकों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। सबको बता दिया था कि किस प्रकार श्रमिकों का शोषण होता है। उन्होंने ब्रिटिश नीतियों के कारण भूखमरी की कगार पर पहुंच चुके भारतीय श्रमिकों और किसानों की आवाज़ ब्रिटिश संसद में उठाई थी। इस तरह अपने श्रमिक प्रेम के कारण वह भारतीय और ब्रिटिश श्रमिकों में काफ़ी प्रिय थे। नेक्स्ट, भेदभाव रहित प्रशासनिक व्यवस्था का समर्थन। दादा भाई नारोजी ने यह विचार प्रस्तुत किया कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था जानबूझकर एक सोची समझी रणनीति के अंतर्गत भारतीयों को उच्च पदों से वंचित रखना चाहती है। भी उच्च पदों पर नहीं लगाते ना, तो ये अंग्रेजों की एक सोची समझी चाल है, वरना हम इतने तो योग्य हैं और सक्षम हैं, हर कार्य में निपुण हैं, फिर भी हमें क्यों नहीं उच्च पद दिए जा रहे। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं अंग्रेजों की कोई चाल थी कि हमें उच्च पदों पर नहीं जाने दिया जा रहा। इसके कारण भारत के नैतिक शोषण की तैयारी आरंभ कर दी गई। इनका मनोबल गिराते रहो, इनको कमजोर, इनको मतलब असक्षम करते रहें। किसी बार बार बच्चे को ये बोलेंगे कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, तू किसी लायक नहीं, तू निकम्मा है, निठल्ला, तेरे अंदर तो कोई भी गुण नहीं है, तो नैतिक बल गिरेगा ना उस बच्चे का, वो अपने आप पढ़ाई से दूर भागने लग जाएगा। इसी तरह अपने भारतीयों को ऐसे निठल्ला कहते थे, किसी काम में निपुण नहीं हो, कोई सक्षम नहीं हो, तुम किसी काम को करने में योग्यता नहीं तुम्हारे अंदर उच्च पदों को संभालने की, तो नैतिकता का स्तर गिरने लग जाता है उस व्यक्ति का। इसके कारण भारतीयों में नैतिक शोषण की तैयारी आरंभ कर दी गई। भारतीयों को उप संग्रह, अतिरिक्त सहायक आयुक्त, उप पुलिस अधीक्षक के पदों तक ही सीमित रखने के प्रयास किए जाते थे। प्रशासन के वह उच्च पदों पर नियुक्त नहीं हो सकते थे जिन पदों के लिए वह उपयुक्त थे, भी उनके अंदर योग्यता थी। उन पदों से वंचित रखा जाता था जो निर्णय निर्माण करते हैं, जो नीतियां बनाते हैं, जो शासन प्रशासन है, जो IPS IAS बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, उन पदों तक उनको जाने नहीं दिया जाता था। जहाँ निर्णय किए जाते हैं, जहाँ कानून बनते हैं, जहाँ नीतियाँ बनती है प्रशासन चलाने की, उनको तो बस ये छोटे मोटे देखभाल के काम करने सिखाई थी, बस यहाँ तक आप सीमित रहिए। प्रशासन के उच्च पदों पर नियुक्त नहीं हो सकते थे जिन पदों के लिए वे उपयुक्त थे, उन पदों से वंचित रखा जाता था। दादा भाई जन सेवाओं का भारतीयकरण करने के इच्छुक थे ताकि प्रशासनिक व्यय को कम किया जा सके। भी ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय सेवाओं का भारतीयकरण करने के, बल्कि ब्रिटेन के निवासी चलाते हैं ना, तो ब्रिटेन के निवासियों को जरूरी है यहाँ बुलाएं और उनको फिर उच्च पदों पर दे, फिर वो वेतन दें उनको, और वो वेतन वहाँ भेज दें। कहा था ना कल, आर्थिक निष्कासन के 2 प्रकार है, एक वेतन जो मिलता है उनको कर्मचारियों को वेतन अपने देश में भेज देते, तो भारतीयकरण करेंगे तो भारतीय लगेंगे उनमें, और भारतीय लगेंगे तो फिर यहाँ के लोगों का मतलब रोजगार बढ़ेगा, हैं, अपना देश का पैसा अपने देश में रहेगा। इस संदर्भ में उन्होंने हंटर आयोग की सिफारिशों को याद दिलवाते हुए लिखा है कि यदि हम भारतीय जनता के द्वारा कुशलतापूर्वक और मितव्ययी तौर पर शासन चला सकते हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए। भी हमारा कुशल शासन भी होगा और उसमें खर्चे भी हमारे कम हो जाएंगे, मितव्ययी तौर पर भी कम से कम पैसा खर्च करके अच्छे से अच्छे कुशल शासन को चला सकते हैं हम।
तो ऐसा कर देना चाहिए, इन्हें भारतीयकरण कर देना चाहिए ताकि हम अपना शासन खुद चलाएं और बचत भी हमारी होगी और कम से कम खर्च में भी चलाएंगे। दादा भाई ने अपनी 95 पृष्ठीय पुस्तक भारत में भारतीय कर्मचारियों की कार्यक्षमता के प्रमाण में उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि शासन के विभिन्न विभाग में अलग अलग छोटे बड़े पदों पर नियुक्त कर्मचारियों ने अपनी योग्यता और निष्ठा से काम करके यह सिद्ध कर दिया है कि वे क्षमता से किसी भी अन्य देश के नागरिक से कम नहीं है। ये पीछे भी आया था ना। भारत की आर्थिक शोषणकारी नीतियों का विरोध। दादा भाई नारोजी ने अपने आर्थिक विचारों में यह सिद्ध करने का कार्य किया है कि भारत में विद्यमान आर्थिक विषमता और आर्थिक शोषण के लिए ब्रिटिश शासन व्यवस्था और उसकी आर्थिक नीतियां उत्तरदायी है। ये कल पढ़ा था ना, भी भारत में जो गलत हो रहा है, आर्थिक शोषण हो रहा है, उसके लिए हमारा वातावरण और हमारी जनसंख्या नहीं है। अंग्रेज तो ये मानते थे कि भारत की जनसंख्या ज़्यादा है, यहाँ की परिस्थितियाँ, यहाँ लोग योग्य नहीं है, इसीलिए इनका आर्थिक मतलब स्थिति कमज़ोर है, आर्थिक स्तर नीचे गिर रहा है। जबकि कारण क्या था? ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियाँ, उनकी जो आर्थिक नीतियाँ थी वो गलत थी, उनकी शासन व्यवस्था का तरीका गलत था, इसलिए हमारा शोषण हो रहा था। ब्रिटिश शासन का स्वरूप शोषक और दमनकारी था, इसीलिए था क्योंकि यहाँ की निर्धन जनता से करों के रूप में जो धन वसूल किया जाता था उसका एक बहुत बड़ा भाग भारतवासियों के कल्याण पर व्यय होने की अपेक्षा उसे देश से बाहर ब्रिटेन को समृद्ध बनाने के लिए भेज दिया जाता था। कल भी आई थी ये बात कि हमारे ऊपर टैक्स भी इतने ज़्यादा हैं और फिर उस टैक्स को हमारे कल्याण के लिए भी खर्च नहीं करती सरकार, उस टैक्स का सारा पैसा जो है वो ब्रिटेन को समृद्ध बनाने के लिए भेज दिया जाता है। अतः अंग्रेजों को भारत का यह आर्थिक शोषण बंद किया जाना चाहिए और कम से कम उस भार में कमी की जानी चाहिए जो न्याय की दृष्टि से हमारे ऊपर डाला ही नहीं जाना चाहिए था। भी इतना टैक्स क्यों लगाओ हो जब उस पैसा को हमारे ऊपर यूज ही नहीं कर रहे हो, खर्च ही नहीं कर रहे हो, तो नैतिकता की दृष्टि से ये गलत था कि हमारे ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं। उन्होंने भारत द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को विश्व के सामने प्रस्तुत किया और इसके लिए ब्रिटिश शासन तंत्र को गंभीर और व्यवहारिक प्रयास करने की चेतावनी दी थी ताकि भारत का आर्थिक शोषण रोका जा सके और भारत का सर्वांगीण विकास हो सके। नेक्स्ट है भारत की गरीबी का प्रस्तुतिकरण। दादा भाई नौरोजी ने अपने दोनों पुस्तकों भारत की गरीबी और भारत में गरीबों और अंग्रेजों का अशोभनीय शासन में भारतीय गरीबी का प्रस्तुतिकरण किया। 1876 में दादा भाई ने लिखा था कि भारत की आय काफ़ी कम है और यह लगभग 20 रुपये प्रति वर्ष के आसपास होती है। अंग्रेज करों से एकत्रित राशियों के रूप में जो धनराशि भारत से बाहर ले जाते हैं उन्हें बहुत कम राशि का माल ब्रिटेन में लाते हैं। भी जितना हम अपना यहाँ से पैसे का माल जाए ना उससे कम राशि का माल हमारे यहाँ आता है। उन्होंने अनेकों आर्थिक पक्षों से तरह तरह के प्रमाण और आंकड़े देकर यह समझा कि किस तरह पिछले 120 वर्षों में भारत एक निर्धन देश बनता चला गया और ब्रिटेन एक समृद्ध देश बन गया। ये एज इट इज वर्डिंग है हमारे कल वाले चैप्टर की जो ये दे रखे हैं, हमने कल ये पढ़ लिए थे। भारत की गरीबी के लिए ब्रिटिश शासन और अधिकारियों द्वारा प्रशासन व सेना पर व्यय किए जाने वाले गैर आवश्यक खर्चे उत्तरदायी हैं। भारत की अपार धन संपदा ब्रिटेन जाने के कारण राष्ट्रीय पूंजी का अत्यधिक ह्रास होने के फलस्वरूप भारत घोर दरिद्रता के गर्त में गिर गया है। दादा भाई द्वारा प्रस्तुत विचारों की पुष्टि अनेकों अंग्रेजों द्वारा भी की गई, जिसमें हम सर डेविड बारबूरा और एवलिन बेरिंग को शामिल करते हैं। 1901 में कर्जन ने भी भारतीयों की प्रति व्यक्ति औसत आय का मूल्यांकन करवाया था। निष्कर्ष, दादा भाई नारोजी के उपरोक्त वर्णित सामाजिक विचारों का अध्ययन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे केवल आर्थिक चिंतक नहीं थे, वो हर प्रकार की प्रतिभा उनके अंदर थी। गोपाल कृष्ण गोखले के शब्दों में उनका जीवन देशभक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण था। वास्तव में वह ऐसे व्यक्ति थे जो किसी भी व्यक्तिगत और सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति असंवैधानिक अथवा अन्य किसी प्रकार के गलत साधनों द्वारा करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। भी हमें अन्याय के खिलाफ तो लड़ना है, लेकिन संवैधानिक तरीकों से लड़ना है। हिंसा नहीं करनी, मार काट नहीं मचानी, असंवैधानिक तरीके नहीं अपनाने हमें। अंग्रेज अधिकारी वेंडरबर्न के शब्दों में, मेरी भेंट कभी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं हुई जो दादा भाई से अधिक निस्वार्थ हो और जो सार्वजनिक सेवा उनसे अधिक करता हो। 20 से ऊपर बढ़कर कोई व्यक्ति नहीं मिला मुझे निस्वार्थ और मतलब जो समाज सेवा करता हो, ऐसा व्यक्ति पहला यही मिला है। वह एक प्रतिष्ठित और महान व्यक्ति के रूप में तथा जनता के सेवक के रूप में महानतम आदर्श बने। यद्यपि वह एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे, परंतु उनके सामाजिक कार्यों ने भी हमें काफ़ी प्रभावित किया था। उन्होंने भविष्य में होने वाली स्वराज्य, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय शिक्षा के आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार की थी। अपने सामाजिक विचारों में उन्होंने भारतीय जनता और युवा शक्ति में विश्वास प्रस्तुत किया। भारतीय की अक्षमता पर उन्हें पूर्ण विश्वास था। सामाजिक सुरक्षा संबंधी विचारों को उन्होंने आज से 135 वर्ष पूर्व ही प्रस्तुत कर दिया था। यह सभी उनकी दूरदर्शिता का परिणाम था, जिसके लिए हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे। थैंक यू।